हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया है? या संस्था की अवधारणा ऐसे भी पूछ सकते हैं, समनर, टोनीज, रॉस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समनर। इनकी बुक का नाम क्या है? फोकवेज है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा की बात आती है तो हॉबेल ने नहीं दिया है, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो रूथ बेनेडिक्ट का है। किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। बुक की नाम पूछा जाता है तो बुक का नाम क्या है? पैटर्न ऑफ कल्चर। बुक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है? बुक का नाम क्या है? पैटर्न ऑफ कल्चर है। रूथ बेनेडिक्ट ने 3 जनजातियों, 3 जो ट्राइबल्स हैं उनका अध्ययन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहली जो जनजाति है वो जूनी है। पहली जनजाति का नाम क्या है? जूनी जनजाति। दूसरी जनजाति है क्वाइक्टुअल। दूसरी जनजाति क्या है? क्वाइक्टुअल। एंड थर्ड नंबर की जो जनजाति है दोबियून, उसका नाम क्या है? दोबियून जनजाति। इन तीनों ही जनजातियों का अध्ययन किया था और ये पाया कि व्यक्तित्व पर संस्कृति का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकते हैं, किसने कहा है या किसका मानना है कि व्यक्तित्व पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है? रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने, इनका एक और कॉन्सेप्ट है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा पूछा जाए कि किसकी है, तो रूथ बेनेडिक्ट की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को 3 बड़े अंगों या 3 तत्वों यानी कि विचार, प्रतिमान और पदार्थ में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है? ऑप्शंस है ए एल क्रोबर, बियरस्टेट, विस्लर, टाइलर। तो संस्कृति को 3 बड़े अंगों या 3 तत्वों, विचार, प्रतिमान और पदार्थ में किसने वर्गीकृत किया है? बियरस्टेट। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का निर्माण होता है सापेक्षहीनता के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण, या फिर ए और बी दोनों के कारण, या फिर ईर्ष्या के कारण। संदर्भ समूह का निर्माण का जो आधार है वो क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी यानी कि सापेक्षहीनता और महत्वाकांक्षा, ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन, ठीक है, मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार बताए थे, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं किसने इन 2 आधारों के जो संदर्भ समूह के 2 आधार हैं वो किसने दिए हैं, या किन इन आधारों के बेस पर जो है संदर्भ समूह की बात किसने की है? ठीक है, तो मर्टन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तुलनात्मक संदर्भ समूह और जो आदर्श मूलक संदर्भ समूह है उसका जो वर्णन है, उल्लेख है, वो इनमें से किसने किया है? एस.सी. दुबे, ऑटो क्लाइनबर्ग, मर्टन, हीगल ऑप्शंस में हैं। तुलनात्मक संदर्भ समूह और आदर्श मूलक संदर्भ समूह की जो बात है इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंड लास्ट है प्रिमिटिव कल्चर। फंक्शनलिज्म की बात सबसे पहले किस बुक में देखने को मिली है, हुई है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, द डिवीजन ऑफ लेबर,
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी प्रिमिटिव कल्चर है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है ये बुक किसकी है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा ये बुक किसकी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक क्रिया की परिभाषा में कर्ता, यहाँ पर प्रश्न ने परिस्थिति होगा, और प्रेरणा पर जोर दिया है। सामाजिक क्रिया की परिभाषा में कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा पर जोर किसने दिया है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, पार्सन्स, समनर, मैक्स वेबर। किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, समनर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया था उसको स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, या सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, किसका है? पार्सन्स का है, ये याद रखिएगा। और पार्सन्स ये भी कहते हैं कि किसी भी क्रिया को हम, किसी भी एक्शन को हम सोशल एक्शन तब कहेंगे, किसी भी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया तब कहेंगे जब उनमें 3 तत्व पाए जाते हों, यानी कि कर्ता एक्टर हो, परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, और जो प्रेरणा या अभिप्रेरणा है जिसको कि मोटिवेशन कहते हैं। ये जब 3 तत्व किसी भी क्रिया में पाए जाएंगे तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। और जो सामाजिक क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है, थियरी है, वो किस बुक में दी है? बुक का नाम क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये इनकी बुक का नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? एक सामाजिक पद, एक स्टेटस जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर मुख्य परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जित परिस्थिति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस, ठीक है, लिंटन ने 2 तरह के स्टेटस की बात की है। परिस्थिति की जो प्रकार हैं वो 2 दिए हैं, बताए हैं लिंटन ने। पहला बताया है उन्होंने प्रदत्त परिस्थिति, जो कि व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है। दूसरी अर्जित परिस्थिति की बात की है, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, वो अर्जित परिस्थिति। और ये लिंटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर, ठीक है, यहाँ क्या है? आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे उस परिस्थिति की क्या कहेंगे? सम्मान कहेंगे, परिस्थिति प्रतीक कहेंगे, प्रतिष्ठा कहेंगे या फिर श्रेणी कहेंगे? समाज में हर एक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा की जो भावना होती है वो अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, उसे उस परिस्थिति की हम क्या कहेंगे? सम्मान कहेंगे, परिस्थिति प्रतीक कहेंगे, प्रतिष्ठा कहेंगे या फिर श्रेणी कहेंगे? ये सभी आपको पहले सब कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से एक मिलेगा फोल्डर, जिसमें कुछ वीडियोस हैं जिनमें सभी क्वेश्चंस को कराया गया है एंड हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिन्होंने देखा होगा वो बता लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्रतिष्ठा कहेंगे, ठीक है। परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा क्या एक वैल्यू है, मूल्य है, और किसी भी परिस्थिति को समाज अधिक महत्व देता है, ठीक है। जो कोई परिस्थिति है, किसी परिस्थिति को समाज अधिक महत्व देता है, तो कोई परिस्थिति होती है जिसको समाज क्या करता है? कम महत्व देता है। और परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर श्रद्धा की जो क्या होती है? अलग अलग भावना होती है। और अगर देखें, कहा जाए, यूँ कहा जा सकता है कि जो प्रतिष्ठा है उसका संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का जो संबंध है वो किससे है?
परिस्थिति से है। ठीक है, प्रतिष्ठा परिस्थिति से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हैं, समाज में एक डॉक्टर है, उसको मजदूर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और ये क्या कहलाएंगी? अर्जित परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति या फिर परिस्थिति क्रम। ये सभी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर कराए गए हैं उन वीडियोस में। नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही अपने आप ही मिल जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह कहलाएगी भूमिका प्रत्याशा, अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण या फिर मुख्य भूमिका। समाज में व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, लेकिन उस कई सारी भूमिकाओं में से एक भूमिका ऐसी होती है जिस भूमिका की वजह से वो सोसाइटी में ज़्यादा जाना जाता है, वो व्यक्ति उससे पहचाना जाता है उस भूमिका से। तो वो व्यक्ति की कौन सी भूमिका कहलाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? भूमिका प्रत्याशा कहेंगे, अभिनय की भूमिका कहेंगे, भूमिका ग्रहण कहेंगे या फिर मुख्य भूमिका कहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर मुख्य भूमिका हो जाएगा, और कमेंट करके आपको बताना है मुख्य भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपराधी व्यवहार है? विचलनकारी व्यवहार, असामान्य व्यवहार, सामाजिक व्यवहार या फिर गैर कानूनी व्यवहार। अपराधी व्यवहार पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा अपराधी व्यवहार कहलाएगा? गैर कानूनी व्यवहार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा है, इनमें से किसने? व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण कहलाती है। इस तरीके से सामाजिकरण को किसने डिफाइन किया है? फिचर है, G.H. मीड है, जॉनसन है, न्यूमेयर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर न्यूमेयर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन का क्या कहना था कि सभी प्रकार का जो शिक्षण होता है वो सामाजिकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज सम्मत व्यवहार, समाज के द्वारा जो मान्य व्यवहार है उसको सीखना ही सामाजिकरण है। ठीक है, ये जॉनसन ने कहा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सामाजिक प्रक्रिया के प्रकारों का उल्लेख गिलिन एंड गिलिन ने नहीं किया है? नहीं किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से समान सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी या असहभागी सामाजिक प्रक्रिया, ए और बी दोनों ही, या फिर सहयोगी या सहगामी सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन ने जो सामाजिक अंतर क्रिया है उसके या सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, पहला जो बताया उन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया बताया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया, तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, समान सामाजिक प्रक्रिया या समान सामाजिक अंतर क्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और जो तीसरा है वो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और इनकी बुक का नाम क्या है, कल्चरल सोशियोलॉजी है। बुक का नाम क्या है, कल्चरल सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच पाई जाने वाली जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या कहलाएगी? सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्ति एवं समूहों के बीच में जो प्रतियोगिता देखने को मिलती है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, वो क्या कहलाएगी?
तो वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो यह एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और इस ये जो प्रतियोगिता है या प्रतिस्पर्धा है, इसमें कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, जो शोषण है उसकी जो भावना है वो पाई जाती है, जिस वजह से प्रतिस्पर्धा को आइसोलेशन प्रोसेस कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा को पृथक्करण की प्रक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि ऑप्शंस दे देंगे कि किस प्रक्रिया को पृथक्करण की प्रक्रिया कहा जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है उसको पृथक्करण की प्रक्रिया कहा जाता है। और वेबर ने प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार बताए हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। ठीक है, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है, वेबर ने। और गिलेन एंड गिलेन ने दो प्रतिस्पर्धा की बात की है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त है। किसने निष्कर्ष निकाला या तर्क दिया कि जो आज है वर्तमान में संरचनात्मक ढंग से देखें तो परिवार केंद्रीय है, यानी कि न्यूक्लियर है फैमिली, और फंक्शनल व्यू से देखें तो वो ज्वाइंट फैमिली है। ऑप्शंस में है मिल्टन सिंगर, IP देसाई, RD लेमर्ट, KM कपाड़िया। मिल्टन सिंगर, IP देसाई, RD लेमर्ट, KM कपाड़िया ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, IP देसाई। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गुजरात के महुआ पर 1955 पर अध्ययन किया था 423 परिवारों पर। ठीक है, 423 परिवारों पर इनका अध्ययन था गुजरात के महुआ पर। फील्ड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात के महुआ पर अध्ययन किसका था, IP देसाई का था। 423 परिवारों का अध्ययन किया था और इससे रिलेटेड उनमें कुछ जो फैक्ट्स बात की है, तथ्यों को रखा है। बुक का नाम क्या है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है। और उसमें क्या उन्होंने बताया कि जो संयुक्तता है, ठीक है, पहले जब साथ मिलकर के रहते थे वो कम हो रहा है, घट रहा है, और जो एकता है यानी कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फैमिली की बात की है, वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। व्यक्तिवाद की जो भावना है उसको भी उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, नातेदारी संबंध कम हो रहे हैं। ये सभी तर्क उन्होंने इस बुक्स में दिए हैं। बुक का नाम क्या है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है। ठीक है, इनकी एक और बुक है द जॉइंट फैमिली इन इंडिया। ठीक है, IP देसाई की एक और बुक है, उसका नाम क्या है, द जॉइंट फैमिली इन इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर IP देसाई ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक किसकी है, ऑप्शंस हैं MS गोरे, PN प्रभु, KM कपाड़िया, SP नागेंद्र। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, नेट के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये PN प्रभु की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर मार्क्स। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, लुइस अल्थ्यूजर, पार्सन्स। फॉर मार्क्स बुक है, मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, लुइस अल्थ्यूजर, पार्सन्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर अल्थ्यूजर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स जो कार्ल मार्क्स हैं उनके ये आलोचक थे और इनकी एक और बुक है रीडिंग कैपिटल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग कैपिटल भी अल्थ्यूजर की ही बुक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व इनमें से किसने नहीं माना। ऑप्शन है सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खिम। सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खिम ऑप्शंस में हैं। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व किसने नहीं माना है, ये पूछा है, तो पार्सन्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसका कहना है कि कृषि आधारित पेशों की जगह औद्योगिक पेशों को अपनाना ही नगरीकरण है, या कृषि आधारित पेशों की जगह औद्योगिक पेशों को अपनाना ही नगरीकरण कहलाता है। ऑप्शंस हैं मिशेल, DF पोकाक, बोसांके,
E.A. रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग धंधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। यह तर्क किसका है? ऑप्शन है हट्टन, नेसफील्ड, मार्क्स, रॉबर्ट पार्क। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग धंधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। तो ये तर्क किसका है? किसका कहना है? नेसफील्ड का कहना है। इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जो कि आता है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है ना। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ऐसे करके आता है, नेसफील्ड ने कहा है। और नेसफील्ड ने जातियों को पेशागत समूह बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ऐसे। जातियों को पेशागत समूह किसने कहा है? तो नेसफील्ड ने कहा है ऑक्यूपेशनल ग्रुप, जातियों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराधी सिद्धांत से संबंधित मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है। ऑप्शंस है हट्टन, एल्बर्ट कोहेन, हेनरी गोडार्ड, रेकलस। अपराधी सिद्धांत से संबंधित मूल अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, तो एल्बर्ट कोहेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं। जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में हैं। जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियाँ केवल 4 हैं। जाति और वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में हैं। जाति आरोपण पर आधारित है यानी कि प्रदत्त है, जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियाँ केवल 4, ये गलत है। वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियाँ केवल 4, ये गलत है। जाति और वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवंशीय व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। माता के मातृवंशीय एवं पितृवंशीय रिश्तेदारों से, पिता के मातृवंशीय तथा माता के पितृवंशीय रिश्तेदारों से, पिता के पितृवंशीय तथा माता के मातृवंशीय रिश्तेदारों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता के पितृवंशीय तथा माता के मातृवंशीय रिश्तेदारों से। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधान की संकल्पना जो शब्द है उसका गठन किसने किया है? प्रधान की जगह वर्चस्व की अवधारणा ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रधान की संकल्पना या वर्चस्व की जो अवधारणा है वो किसने दी है? यह शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन से ग्रामसी, D.R. केले, L. अल्थ्यूज़र, पार्सन्स। तो जो वर्चस्व की अवधारणा या प्रधान की जो अवधारणा है वो ग्रामसी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर ग्रामसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को वे नहीं पा सकी हैं। इम्पॉर्टेंट है, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और वे लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी हैं। किसका कहना है? नैन्सी चैड्रो, मार्गरेट मीड, मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बेली जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जो जाति प्रथा है वह मुख्य रूप से, ऑप्शंस हैं, एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है, एक प्रतियोगी व्यवस्था है, प्रतियोगी एवं गैर प्रतियोगी दोनों व्यवस्था है, या फिर ना तो प्रतियोगी और ना ही गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से लीच और बेली ने क्या बताया है, कैसी है? एक प्रतियोगी व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र बिंदु के रूप में किसने रखा है, किसने बताया है? ऑप्शंस है क्लोवर्ड, हॉटमैन, एम.एस. गोरे या फिर के.एम. कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉटमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में ऑप्शन है जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, या फिर जाति वर्ग की तरह होती है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में किसकी बात की है उन्होंने इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता है उसके अवसर निहित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और ज़मीन है? जर जोरू और ज़मीन को ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण किसने माना? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, ल्यू ड्यूमो, लुइस वर्थ, ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर लेविस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने गरीबी की जो संस्कृति है, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, और जजमानी सिस्टम पर भी अपने विचार दिए हुए हैं उन्होंने। जिन्होंने नहीं देखा तो जजमानी सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। विलियम वाइजर के साथ ही ऑस्कर लेविस ने जो बात की है, इन्होंने जजमानी सिस्टम को क्या बताया था? शोषणकारी संस्था माना था। इसमें उच्च जातियाँ निम्न जातियों का शोषण करती हैं, इन्होंने ऑस्कर लेविस ने ये तर्क दिया था। और विलियम वाइजर क्या कहते हैं? उसको प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं जजमानी व्यवस्था को। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।